गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं लिपिका आज आपके लिए अनदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टिप्स और ट्रिक्स क्या है एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने के लिए, बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एग्जाम्स को किस मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमने सुना था हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। सो लेट्स डू स्मार्ट वर्क एंड प्रिपेयर द एग्जाम्स। हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है और हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैथ्स पेपर का पैटर्न है। ये 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, उसके बाद है अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नो, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है अलजेब्रा, 20 मार्क्स। एंड उसके बाद कैरी कर रहा है ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन। तो अलजेब्रा सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी हो रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा नंबर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, हमारे लिए मार्क्स गेन करना उतना ज़्यादा इजी होगा। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, देन उसके बाद मेंसुरेशन। तो क्या है ना, चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे एंड ज़्यादा मार्क्स वाले आएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम ये 3 यूनिट्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा अटैम्प्ट करें। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है। तो जो 11 मार्क्स है ना, ये कहीं नहीं गए, इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर होता है और ये स्कोरिंग यूनिट है, इसी वजह से ही, ताकि हम थोड़ा एवरेज मार्क्स ला सकें। तो देन उसके बाद आता है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे ट्राइंगल्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे कि हम मार्क्स अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को अगर आप 1-2 क्वेश्चंस भी देख के जाते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, बट अगर आप बाकी सारी चीज़ों को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नो हो गया, मेंसुरेशन हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो आप ये समझिए कि आप बहुत अच्छा पेपर बना के आ रहे हैं। तो 80 मार्क्स का टोटल हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा, थ्योरी, एंड उसके बाद 20 हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इन 7 पार्ट्स के अंदर कौन कौन से यूनिट्स इंक्लूड है। तो देखिए, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो चीज़ें हैं ये नंबर सिस्टम के अंदर आएंगी। ऊपर के 5 वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो सोचिए, 5 चैप्टर्स हमें नंबर सिस्टम में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 6 मार्क्स। तो आप इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन सब में। उसके बाद है ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिंगल चैप्टर अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद के चैप्टर्स हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके डायग्राम्स बनाना। आप डायग्राम्स बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में, भले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, आपके पास टाइम ना हो क्वेश्चंस बनाने का, बट आप उनके डायग्राम्स बना के आएंगे। उससे क्या होगा कि आप भले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो स्टेप मार्किंग से आपके डायग्राम में मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो 2 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे 15 मार्क्स कवर कर लेंगे। उसके बाद बचे ज्योमेट्री, तो सर्कल, कंस्ट्रक्शंस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में ना बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आप, एक तो सबसे बड़ी बात, हमारा टाइमिंग का बहुत इशू होता है बोर्ड एग्जाम्स में ना, हमें बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि हम 3 घंटे में बहुत बड़ा पेपर सॉल्व करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत माइन्यूट चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी डबल लाइन्स ना हो, आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रही है पॉइंट। इसलिए ना जो कंस्ट्रक्शन है ना, सबसे लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने के बाद। और ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, सॉरी इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप कर लीजिए। उसके सिवाय, उसके बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस में आपको स्कोर कर सकते हैं आप। तो
आप ना इस टाइप की चीज़ों को पढ़ें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चैप्टर्स को अटेम्प्ट करें और उनको प्रैक्टिस करें, तो आप एग्जाम्स में हड़बड़ाएंगे नहीं और मार्क्स अच्छे गेन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं साइंस पेपर का। साइंस पेपर के देखिए 5 चीज़ों में डिवाइड है। फिजिक्स का एक अलग हो गया, केमिस्ट्री का एक अलग हो गया एंड बायो का अलग हो गया। देखिए केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो केमिस्ट्री है 25 नंबर का आएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग बायो 23 नंबर का आएगा। नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये फिजिक्स के हैं। ये कितने 25 नंबर्स के आएंगे। नेचुरल रिसोर्स 7 नंबर्स का आएगा। तो टोटल मार्क्स ये भी 80 मार्क्स गेन करता है एंड प्रैक्टिकल 20 मार्क्स। तो देखते हैं इन 5 के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है। देखिए केमिकल सब्सटेंस में 25 नंबर का था, तो केमिकल रिएक्शन, एसिड, मेटल, कार्बन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो 5 चैप्टर है ना वो 25 नंबर मिलेंगे आपको। मतलब एवरी चैप्टर आपको 5 नंबर गेन होगा। उसके बाद लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये सब बायो के हैं। तो उसके बाद ये सारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आयन, कलरफुल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब टोटल मिला के भी 25 नंबर के आ रहे हैं। तो फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25 और जो बाकी बचा वो बायो। तो फिजिक्स में क्या हो रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्शन है, ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। तो आप सारे चैप्टर्स को एकदम ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, चैप्टर 10 लाइट पढ़ लीजिए। इन दोनों से चैप्टर 13 कनेक्टेड है, चैप्टर 10 से चैप्टर 11 कनेक्टेड है एंड चैप्टर 12 से चैप्टर 13 कनेक्टेड है। तो 10 और 12 बहुत अच्छे से अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो 11 और जो 13 है वो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, यही टाइप की एनर्जी पढ़नी है आपको। और ये बहुत इजी चैप्टर है, तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप हार्ड वर्क मत कीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो लास्ट चैप्टर होता है ना हर एक सब्जेक्ट का, वो बहुत स्कोरिंग होता है ताकि हम अपने मार्क्स स्कोर कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये 2 चैप्टर बहुत ईजी हैं, बहुत मार्क्स स्कोरिंग है। तो आप सबसे पहले चैप्टर 15 16 पढ़िए। हमेशा ना आप ना पीछे से स्टार्ट कीजिए चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना और यूनिट्स को पढ़ना। तो 15 और 16 पढ़िए। उसके बाद आप चैप्टर 12 पढ़िए ताकि आपको चैप्टर 13 में मेहनत ना हो। फिर चैप्टर 10 पढ़िए, 11 में मेहनत ना हो। फिर सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी आप इसके बाद पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते आप सारे चैप्टर्स को कवर कीजिए और आपको हर एक चैप्टर को एकदम थोरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम पेन से ना या पेंसिल से, हाइलाइटर से मार्क्स डालिए बुक में, कौन कौन सा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि एक क्वेश्चन बन रहा है। तो वो एक पैटर्न होता है कि आप ना ऐसे हाइलाइटर बनाएंगे ना, तो जो लास्ट टाइम का जो रिवीजन होता है ना, आप सिर्फ हाइलाइटर्स पढ़ के जा सकते हैं एंड आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो और दूसरी बात, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप सबसे पहले तो एक काम करेंगे, पीरियोडिक टेबल याद रखेंगे। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हुआ, अप्रोक्स 20 तक याद रखिए। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो आपका वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयंस एक्सचेंज और बॉन्ड्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज बनाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही पे बेस है, वो है पीरियोडिक टेबल। तो आप हर बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेके 20 तक, मतलब कैल्शियम तक, उनका पूरा एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास याद रखें। आपका हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का सॉल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट। सिर्फ आप याद रख लीजिए, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को ध्यान दीजिए कि हम क्या पकड़ेंगे और हमारे साथ हमें क्या मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
देन उसके बाद मैंने नोट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि एनसीईआरटी बुक इज़ इनफ टू एक्वायर एवरी नॉलेज। बच्चे क्या करते हैं, ये रेफरेंस बुक पढ़ लो, वो रेफरेंस बुक पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। आप ना सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स की हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। पर एग्जाम्स में क्या होता है, जो एनसीईआरटी के हम चैप्टर्स को छोड़ देते हैं ना, फिर पीछे पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे चैप्टर्स के अंदर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे आउट ऑफ सिलेबस है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। बस आप साइड में सारे रेफरेंस बुक को छोड़िए, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, उसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो अगर आपको और इच्छा है प्रैक्टिस के लिए, तो आप अलग अलग रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। एस चांद बहुत अच्छी बुक है साइंस के लिए, और मैथ्स के लिए तो आर डी शर्मा इज द बेस्ट। उसमें इतने मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर्स के, कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे बट क्वेश्चंस नहीं थकेंगे। तो आप आर डी शर्मा मैथ्स की लीजिए, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। पर सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आर डी शर्मा लेंगे। साइंस में भी वैसे ही है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज करेंगे। तो ये बहुत ट्रिकी चीज़ें हैं आपको जानने के लिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी हम लोग का एग्जामिनेशन सीरीज का चल रहा है वीडियो मेरे चैनल पे। तो आप एग्जामिनेशन सीरीज की कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट छोड़िए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ वो सारी चीज़ों को लाके। तब तक के लिए बाय।